हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटिस क्लासेस। तो ये हमारे चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, लास्ट पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में। एक होगा जापान और दूसरा होगा साउथ कोरिया। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव क्यों? क्योंकि आज की डेट में सिर्फ जो वर्ल्ड है वो यूएस के अंडर में ही नहीं है, मतलब यूएस की डोमिनेंस में नहीं है। और भी ऐसी पावर्स हैं जो निकलती आ रही हैं, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इंडिया हो गया, इजराइल हो गया। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम जो है वो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर पड़ा, यानी और भी जो पावर्स हैं वो वर्ल्ड में आती जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम बात करेंगे जापान के बारे में, तो आपने ये कुछ ब्रांड सुने होंगे, है ना, सारे स्टूडेंट्स ने सुने होंगे कि सोनी जो है, पैनासोनिक है, कैनन है, सुजुकी है, होंडा है, टोयोटा है, माज्दा है। तो ये क्या है, कुछ जापानीज ब्रांड है। तो ये हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और मार्केट में इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। सोनी के और पैनासोनिक, कैनन, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बनाते हैं। और सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज्दा जो है ये ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कि जापान जो है इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, इसीलिए ये क्या करता है, इंपोर्ट करता है नेचुरल रिसोर्सेज को, यानी रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता है, क्योंकि इसके पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है नहीं ज़्यादा। तो इंपोर्ट करने के बाद ये फिनिश गुड्स तैयार करता है उसे बना के, और इतनी तेज़ी से ये आगे बढ़ा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइमिंग है 1945 है, सब जानते होंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था ना, दो इसके जो सिटी थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो 6 अगस्त 1945 एंड 9 अगस्त 1945, इन दोनों डेट्स पे जो है हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब्स गिराए गए थे। एक बॉम्ब का नाम था लिटिल मैन और दूसरे बॉम्ब का नाम था फैट मैन। ठीक है ना, तो ये जो बॉम्ब्स थे ये गिराए गए थे, तो ये एक बहुत बड़ा लार्ज लेवल पे जो इनके यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है जापान के अंदर, मतलब पूरा जापान ही जो है ना ये तबाह हो जाता है एक तरीके से। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए, ये पिक्चर जो है ये दर्शाती है कि कितनी पावर होती है न्यूक्लियर में ना। तो पूरा का पूरा जापान तहस नहस कर देता है, और ये वो पर्सन है जिन्होंने इस न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि जापान जो है, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी ये इतना पावरफुल कंट्री है। टेक्नोलॉजी के मामले में तो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है ये, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि 1964 में ये OECD का मेंबर बन जाता है। तो OECD का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसका मेंबर बन जाता है। इतना मतलब इतना सब कुछ हो गया है इसके साथ 1945 में। आज भी बताया जाता है कि इसकी जो रेडिएशंस है ना वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पे कुछ असर आता है वहाँ की जनरेशन में। और यहाँ पे देखेंगे 2017 में जो है ये जो GDP इसकी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, यानी इसकी जो GDP है, इसकी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आती है ना। पहले US है, दूसरा क्या है, रशिया है, और तीसरा क्या है आपका जापान है। ठीक है, और हमारी जो GDP है वो कौन से नंबर पे आती है, ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये जो है ये कंट्री एशिया का पहला ऐसा कंट्री है जो G7 जो ग्रुप है, ग्लोबल ग्रुप जो है उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, सिर्फ जापान ही है। तो जो G7 है, ये वाला जो डार्क ब्लू वाला जो पार्ट है, ये G7 कंट्रीज है। इसमें कौन कौन आता है, कनाडा आता है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है ना, यूनाइटेड किंगडम है और अमेरिका है। और अगर G8 में ले लें तो यहाँ पे रशिया को ऐड कर दोगे, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन एक और ऐड कर दोगे तो G8 हो जाएगा। और G20 है ना, G20 को अगर आप ले लोगे तो ये कंट्रीज जो हैं ये तो रहेंगे G7 और G8 वाले, लेकिन साथ में ये भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे करके 3 ग्रुप्स बना रखे हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, अभी हाल फिलहाल में 2023 में ही हमारे भारत में भी G20 सम्मेलन हुआ था। तो ये बताना कहाँ पे हुआ था। तो जापान जो है ये 11वें नंबर का मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड है, यानी इसकी जो पॉपुलेशन है वो 11वें नंबर पे आती है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया की आज की डेट में नंबर 1 पे आने वाली है, बस अभी डाटा निकल जाएगा तभी। तो यहाँ पे जो है इसकी पॉपुलेशन 11वें नंबर की है, और जापान ऐसा पहला कंट्री है जिसने सफर्ड किया था किसको, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के डिस्ट्रक्शन को। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा विध्वंस यहाँ पे उड़ा था। इसकी जो इमेजेस हम देखेंगे तो बहुत मतलब खतरनाक है। ये देखिए, पूरा जो शहर है वही ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है UN के फंड का, है ना। UN में जो बजट है उसका जो सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूटर है ये 10% अपना कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसके अंदर, है ना, UN के बजट के अंदर। यहाँ पे इसने जो इतनी जल्दी ग्रोथ की है ना, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब कोई भी कंट्री इतनी जल्दी स्टैंड नहीं हो पाता इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के बाद। उसके बाद यहाँ पे जो जापान है इसने अपने सिक्योरिटी अलायंसेस भी बना रखे हैं US के साथ। 1951 में
इसने एक एग्रीमेंट साइन किया था सिक्योरिटी अलायंस को लेकर, ठीक है। तो ये वही अमेरिका है जिसने इसको पूरा ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब देखिए 1951 में इसके साथ क्या है, अलायंसेस बने हुए हैं इसके, ओके। और जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये लोग जो है वॉर को, है ना, अपने सॉवरेन राइट्स को प्राप्त करने के लिए या कोई भी थ्रेट जो है उसको ख़त्म करने के लिए ये कभी भी अपने मिलिट्री डिस्प्यूट्स नहीं करेंगे, है ना, युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाइयाँ वगैरह नहीं करेंगे, तो उसको शांति से सुलझाएंगे। तो ये बड़ा ही शांति प्रिय कंट्री है और इसके जो मिलिट्री का एक्सपेंडिचर है ना वो इसकी जीडीपी का ओनली 1% है। ओनली 1% मतलब जितनी इसकी जीडीपी है ना उसका 1% सिर्फ अपनी ये मिलिट्री में खर्च करता है, यानी उसके व्यय में खर्च करता है, उसकी मेंटेनेंस में, वेपन्स वगैरह बनाने में खर्च करता है। उसके बावजूद यानी फिर भी ये क्या है, 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, यानी इसकी मिलिट्री का जो एक्सपेंडिचर है ना वो वर्ल्ड में 7th नंबर पे आता है, लेकिन ये सिर्फ इसकी जीडीपी का 1% है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप इसकी जीडीपी कितनी खतरनाक होगी। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है कि जापान जो है, अब आप ये सब कुछ पढ़ने के बाद खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि जापान एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है कि नहीं है। लेकिन उसके बाद भी एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि जापान जो है वो अभी तक यूएन में अपनी परमानेंट सीट क्यों नहीं ले पाया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन है, तो अपने आइडियाज शेयर करना। और अभी रिसेंटली क्या है, इंडिया एंड जापान में जो है कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट्स वगैरह भी साइन हुए हैं दोनों देशों के बीच में, और काफ़ी समय से हमारे जो समझौते वगैरह होते हुए आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने साइन किया है। तो यहाँ पे हम एक पिक देख लेते हैं, ये रोबोट की पिक है, इसका नाम है आसिमो। ये सबसे एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है और देखिए किस तरीके से हाथ पकड़ के चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चे ने हाथ पकड़ रखा है इस लेडी का। तो मतलब ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह जो है ये बिहेव करता है, और यहाँ पे बता रहा है कि वॉकिंग विद अ पर्सन वाइल होल्डिंग हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये रोबोट की पिक हमने देख ली। और नेक्स्ट अभी देखेंगे हम साउथ कोरिया। साउथ पेनिनसुला जो है, पेनिनसुला मतलब 3 साइड पानी से जो कवर्ड एरिया है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये मैप है, यहाँ पे ये जो पूरा एरिया दे रखा है ये आपका कोरियन पेनिनसुला है। यहाँ पे चाइना की बाउंड्री इससे टच हो रही है, ठीक है, हल्का सा यहाँ पे इधर से रशिया भी शुरू हो जाता है। तो ये जो कोरियन पेनिनसुला है ना इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी 1945 के बाद इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। तो ये ऊपर वाला जो एरिया है इसको नॉर्थ कोरिया बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला एरिया है जिसकी राजधानी सियोल है इसको साउथ कोरिया बोलते हैं। तो हम बात करेंगे इसकी, ठीक है ना। इसके बारे में तो वैसे सब जानते ही होंगे, किम जोंग इसका लीडर है, बहुत ही अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चलाता है यहाँ पे, तो इसके बारे में नहीं, पर हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक तरीके की उभरती हुई जो सत्ता है अपने वर्ल्ड में इसकी बनती जा रही है, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका जो वॉर होती है 50 से 53 के टाइम पे, है ना। तो ये जो दोनों साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया ना इनके बीच में लड़ाई चल रही होती है 1950 से लेकर 53 के बीच में, और 17 सितंबर 1991 में ये यूएन के मेंबर्स बन जाते हैं। दोनों जो कोरियन कंट्रीज हैं ये यूएन के मेंबर्स बन जाते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे हम कि साउथ कोरिया जो है ये बहुत तेजी से विकास करता है, ये सत्ता के जो केंद्र के रूप में निकल के आता है, और 1960 से लेकर 1980 के बीच में, यानी एक तरीके से 20 ईयर्स के बीच में ये इतनी तरक्की कर लेता है कि इसकी जो इकोनॉमी है बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, बहुत डेवलप हो जाता है ये। और इसको जो है इस साउथ कोरिया को मिरेकल ऑन द हान रिवर भी बोला जाता है, यानी हान नदी जो है ना वहाँ पे हान नदी है उसके पास बसा हुआ ये शहर है, तो वहाँ का चमत्कार इसको बोला जाता है। और जो दक्षिण कोरिया है ना ये 1996 में क्या किया था, इसने OECD को ज्वाइन कर लिया था, है ना। तो OECD जो हमने अभी देखा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है, इसने इसको ज्वाइन कर लिया था। और 2017 में क्या है, इसकी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की 11th नंबर की इकोनॉमी है, ठीक है। इसकी जो जीडीपी है वो 11th नंबर पे आती है, और इसकी जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, यानी तो ये अपनी मिलिट्री पर जो एक्सपेंडिचर करता है उसका जो नंबर है वो 10th लार्जेस्ट है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने देखा था कि 7th लार्जेस्ट जापान है, तो ये 10th लार्जेस्ट है, ओके। और ये यहाँ पे क्या है इनकी, लेकिन जो स्ट्रैटेजी है दोनों ही कंट्रीज़ की वो एक जैसी ही है, जापान की, साउथ कोरिया की। ये लड़ाई झगड़े में ज़्यादा बिलीव नहीं रखते हैं, शांति से मामले को सुलझाने में रहते हैं, ओके। और अगर हम देखें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जो उसको HDI बोलते हैं, तो ये 2016 की रिपोर्ट में बताया गया था कि इसका
ये जो है 18th नंबर के रैंकिंग पे है ना, 18th रैंकिंग है इसकी, यानी इसका जो HDI है बहुत अच्छा है। HDI का मतलब होता है कि ह्यूमंस का डेवलपमेंट किस हिसाब से हो रहा है। तो इंडिया का क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आगे अगर हम देखें तो जो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट का जो मेन फैक्टर है ना, क्या चीज़ है, तो यहाँ पे सक्सेसफुल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स इसने किए हैं, है ना, रूरल डेवलपमेंट इसने किया है, एक्सटेंसिव ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इसने किया है, रैपिड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ये लेकर आया है ना। तो ये इसके फैक्टर्स हैं जो उसको आगे लेकर जाते हैं, इसको इतना पावरफुल बनाते हैं इस कंट्री को। तो ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों के लिए। उसके बाद अगर हम अदर फैक्टर्स पे थोड़ा फोकस करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका जो स्ट्रॉन्ग रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज हैं, इसकी जो नीतियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं। सार्वजनिक जो विकास इसने किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो किया है वो बहुत प्रभावी है। इसने जो संस्थाएं वगैरह बना रखी हैं, इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं इसके, और गवर्नेंस भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मिलके काम करती हैं, तभी साउथ कोरिया जो है इतना विकसित हो पाया है। ओके, आगे हम देखें तो जैसे सैमसंग है, LG है, हुंडई, ये देखिए इंडिया में ये बहुत चलते हैं ये ब्रांड। ये साउथ कोरिया के ब्रांड है ना, तो जिसको हम अपनाते हैं। मोस्टली हर घर में मिल जाएंगे सैमसंग के आइटम्स हैं, LG के, हुंडई के। और यहाँ पे इंडिया जो है इसने काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स वगैरह भी साइन कर रखे हैं इसके साथ। इमेज दे रखी है नरेंद्र मोदी जी और साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर की। तो यहाँ से इससे पता लगता है कि हम जो है बीच बीच में अपने एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करते रहते हैं, और जो भी कमर्शियली एंड कल्चरली जो टाइज हैं हमारे एक दूसरे के साथ वो भी शेयर करते रहते हैं। ये हमारे सांस्कृतिक संबंधों को भी दर्शाता है। और हाल ही के दिनों में हमने कुछ एग्रीमेंट्स वहाँ पे साइन किए हैं। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं, जैसे देखिए एग्रीमेंट्स किस चीज़ को लेकर होते हैं, मोस्टली क्या है, आपकी इकोनॉमी को लेके, आपकी ट्रेड को लेके, है ना, आपकी जो टेक्नोलॉजी को लेके है ना, कुछ ना कुछ आपके जो पर्यावरण को लेकर है। तो यही सारी जो चीज़ें हैं इनके बारे में डिस्कस करना होता है। तो ये सारे एग्रीमेंट जो है हम लोगों ने इसके साथ साइन किए हैं। तो फिलहाल में जो कर रखे हैं उसके बारे में कोई भी 2 एग्रीमेंट्स आपको बताने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम ये एक पिक देख लेते हैं। ये यहाँ पे हान रिवर की पिक है और इसके पास बसा हुआ ये पूरा साउथ कोरिया है। तो ये यहाँ पे बता रखा है, ये इसका सियोल सिटी है। सियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया एंड ये हान रिवर के पास बसा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारे ये जो 2 एडेड टॉपिक है इनको जरूर कवर कर लेना। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है इंडिया जापान रिलेशन, इंडिया साउथ कोरिया रिलेशन। ओके, तो ये हमारी वीडियो सीरीज का लास्ट पार्ट था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो सीरीज के साथ। तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस, तब तक के लिए धन्यवाद।